गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन लोगों ने लास्ट जो है कौन कौन से चैप्टर रिवाइज किए थे वो अपन देख लेते हैं। अपन ने सबसे पहले एक गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं वो रिवाइज कर लिया। सप्लाई किसे कहते हैं वो रिवाइज कर लिया। फिर पर्सन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, वो रिवाइज कर लिया। और प्लेस ऑफ सप्लाई वो मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से गुड्स और सर्विस क्या होते हैं, एग्जाम, ये अभी पेंडिंग है। कौन कौन से गुड्स और सर्विस क्या होते हैं, एग्जाम। इनसे तय हो जाता है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा। इसके लिए हमको एक वैल्यू निकालना आना चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है। अदर लॉ का टैक्स जोड़ दो, जीएसटी लॉ का टैक्स मत जोड़ो। सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपेंट पे कर दे वो ऐड कर दो। और सप्लाई से रिलेटेड ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वो ऐड कर लो। सप्लाई से संबंधित अगर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर आपने चार्ज की तो वो ऐड कर दो। और सब्सिडी अगर सप्लायर को मिली है और वो इनवॉइस से लिंक है अदर देन गवर्नमेंट, उसको ऐड कर लो। डिस्काउंट प्री वाला अगर इनवॉइस में सेपरेटली शो है तो लेस कर दो। और पोस्ट जो होता है अभी तो कुछ नहीं होगा, एक बार तो पूरा पे कर दो। बाद में अगर आप पोस्ट डिस्काउंट देते हो एज पर एग्रीमेंट, पहले प्रायर एग्रीमेंट था डिस्काउंट देने से पहले, इनवॉइस में आपने सेपरेटली क्या किया है, शो किया है। और रिसिपेंट ने भी अपनी आईटीसी क्या कर दी है, रिवर्स, तो अपन बाद में उसको लेस कर देते बाय इशू द क्रेडिट नोट। ये मैंने आपको कल बता दिया। आईटीसी 17(5) में नाम नहीं आना चाहिए और सेक्शन 16 की कंडीशन क्या कर दी हो, पूरी कर दी हो। और कंपोजिशन स्कीम मैंने आपको बता दी थी। तो कितना लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, आज हम पढ़ रहे हैं कौन पे करेगा और कब पे करेगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्या बोला मैंने, और कौन पे करेगा, आरसीएम, एफसीएम या क्या, इको। और इधर हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर कौन कौन से आते हैं, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, पेमेंट ऑफ जीएसटी और रिटर्न। तो आज कल हमने एग्जामिशन को छोड़कर सब रिवाइज कर लिया। वैल्यूशन, आईटीसी, कंपोजिशन रिवाइज कर लिया। आज अपनी जो इस क्लास में हम 3 टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं। कौन सा, टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम, एफसीएम, और कौन सा, पेमेंट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जरूर अपने कमेंट्स बॉक्स में आपको बताइए कि आपको कोई टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको लगता है कि रिवीजन क्लास क्योंकि थोड़ी सी फास्ट होती है, तो इसमें अगर फिर भी आपको लगता है कि इस वाले सेक्शन में हमको थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए तो अपन उसका सेपरेटली वीडियो बना देंगे। अभी मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। तो तीसरी क्लास अपन ने 1 घंटे क्लास इनके लिए, 1 घंटे क्लास इनके लिए, आज तीसरी क्लास ले रहे हैं। फिर चौथी क्लास में हम उनका कवर करेंगे कौन सा, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस और कौन सा, रिटर्न, ठीक है। तो अभी ये चौथी क्लास तो मैं बाद में रिवाइज कराऊंगा। इससे पहले अब इन चैप्टरों के जो हमारी चौथी क्लास अब अपलोड होगी, इन चैप्टरों के अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इन चैप्टरों के जो अमेंडमेंट्स है वो उन क्वेश्चंस के अंदर ही अपन डिस्कस करेंगे। फिर जब ये कर लेंगे पूरा, उसके बाद फिर अपन रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस और रिटर्न, इनको क्या करेंगे, रिवाइज। आई होप बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको यहाँ पे। चलिए अब लेते हैं सबसे पहले क्या, आरसीएम और एफसीएम। या उससे पहले एक छोटा चैप्टर लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या लेते हैं बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई। आइए, टाइम ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन है वो है 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5) और 13(6। ये हमारे सेक्शन है किसके, टाइम ऑफ सप्लाई के। बच्चों टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक चैप्टर है कौन सा, इनवॉइस। आपको इनवॉइस चैप्टर पता होना चाहिए। इनवॉइस के 3 सेक्शन है। एक तो होता है गुड्स का, 31(1), 31(4) एंड 31 क्या, 7। और 3 है सर्विस के, 31(2), 31(5) और 31 क्या, 6। तो पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद आप क्या पढ़ो, टाइम ऑफ सप्लाई, और उसके बाद आप पढ़ो पेमेंट ऑफ जीएसटी। क्या पढ़ा बच्चों मैंने,
आपस में कोरिलेटेड है ये। पेमेंट ऑफ जीएसटी के सेक्शन 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्सप्लेनेशन 49 क्या ए, 49 क्या बी, 50 एक, 2 और क्या 3, और यहाँ रूल आते हैं 85, 86, 87 और आजकल 2 नए रूल आए हैं 86A और 86B। ठीक है, ये हमारे प्रोविजंस है। क्या चाहता है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का मतलब ये होता है किस दिन आप सरकार को जीएसटी पे करने के लिए लायबल माने जाओगे। वो कौन सी घटना, वो कौन सा दिन है जिस दिन सरकार कहेगी कि भाई साहब आप लायबल हो चुके हो, और जिस भी महीने लायबल होंगे तो यहां से टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी, उसके नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक आपको जमा कराना है, नहीं तो आप पे 18% पर एनम की रेट से क्या लगेगा, इंटरेस्ट। 2 तरह के व्यापारी होते हैं, एक गुड्स का व्यापारी और एक सर्विस का व्यापारी। गुड्स का व्यापारी जब माल बनाता है और बेचता है कई घटनाओं से गुजरता है। सबसे पहले उसके बाद एक परचेज ऑर्डर आता है। क्या आता है, परचेज ऑर्डर, कि मुझे इतना माल खरीदना है, वो मान लो जनवरी में आया। फिर परचेज ऑर्डर के बेहाफ पर माल बनता है, मान लो फरवरी में बना। माल बनने के बाद मान लो मई में उसको डिलीवर हुआ, मतलब मेरे यहां से निकला, जून में रिसिपेंट के पास पहुंचा, अगस्त में किताबों में एंट्री की, सितंबर में पेमेंट बुक किया, अक्टूबर में फिर पेमेंट बुक किया। तो अब बनने से लेके बिकने तक क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं हो गई। तो ऐसी कौन सी घटना है जिस दिन आप सरकार कहेगी कि नाउ यू आर लायबल फॉर पेइंग द क्या, जीएसटी, और उस घटना को बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सिखाएगा सेक्शन 12, और सर्विस की टाइम ऑफ सप्लाई निकालना बताएगा सेक्शन 13। जैसे एक आदमी सर्विस दे रहा है, मान लो सबसे पहले इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी अप्रैल में हुई सर्विस की, फिर सामने वाले ने कोई सर्विसेज का ट्रायल लिया, वो मई में लिया, फिर सर्विसेज जून में डिलीवर हुई, जुलाई में इनवॉइस काटी गई, अगस्त में किताबों में एंट्री हुई, और फिर सितंबर में पेमेंट आया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। तो इनमें से कौन सी घटना है जिसके घटने के बाद आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल माने जाओगे, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो सर्विस की टाइम ऑफ सप्लाई निकालना आपको कौन बताएगा, 13। ठीक है, सर्विस की टाइम ऑफ सप्लाई निकालना बताएगा 13, और एक 14 भी आता है। क्या आता है, 14 तो है कि अगर रेट चेंज हो जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। क्या बोला मैंने, अगर रेट चेंज हो जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई 12 बताएगा, और सर्विस की टाइम ऑफ सप्लाई कौन बताएगा, 13। अब यहां पे सबसे पहले 2 चीजें होती है, इनवॉइस कब काटनी है। तो गुड्स के केस में इनवॉइस कब काटनी है, सर्विस के केस में इनवॉइस कब काटनी है। तो पहले इनवॉइस की काटने की डेट पता होनी चाहिए, लॉ के हिसाब से इस दिन इनवॉइस कट जानी चाहिए। अगर आपने नहीं काटी फिर आप पे पेनल्टी लगेगी। तो इनवॉइस कब कटनी चाहिए, उसके बाद कटने के बाद फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो सरकार ने यह भी बता रखा है कि आपको इनवॉइस इस तारीख तक काटनी, इससे लेट काटोगे तो पेनल्टी लगा देंगे। दूसरा सरकार क्या बोल रही है कि किस दिन आप पे करने के लायबल होंगे। 2 चीजें हो सकती है, जिस दिन माल बेचा, किताबों में एंट्री की, या इनवॉइस काटी, या पेमेंट आया, किस दिन लायबल होंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई है। और फिर जब भी लायबल होंगे उसके नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को आपको जमा करना है, वो कहता है पेमेंट। तो तीनों चैप्टर आपस में क्या है, लिंक है। सबसे पहले गुड्स के केस में इनवॉइस कब काटनी है, सिंपल केस। एक होता है कभी कभार सप्लाई, एक होता है कंटिन्यूस सप्लाई। जैसे आप किसी दुकान पे गए, ये पेंट खरीदना, पेंट ले लिया, बात खत्म, होता है रोज थोड़ी हो रही है। और एक होता है हर पल सप्लाई हो रही है, कंटिन्यूस। तो जब कंटिन्यूस सप्लाई होती है तो जो सप्लायर होता है ना, वो हर ट्रांजेक्शन पे इनवॉइस इश्यू नहीं करता। वो एक बार माल डिलीवरी चालान के थ्रू भेज देता है, फिर पूरे एक पीरियड के बाद आपको एक इनवॉइस काटता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल केस ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब काटनी है, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ ना उस दिन या उससे पहले, बाद में नहीं, पहले।
तो बताइए गुड्स के सप्लायर को इनवॉइस कब काटनी है? जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ या उस दिन या उससे पहले। तो अगर मूवमेंट हो रहा है तो रिमूवल से पहले, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो डिलीवरी से पहले। क्या बोला मैंने? डिलीवरी से। तो इस दिन कट जानी चाहिए, इस दिन कट जानी चाहिए लॉ के हिसाब से। जब कंटिन्यूस सप्लाई होती है, क्या होती है बच्चों? जैसे मान लो वाटर केन वाला है, यहाँ पे हमारे यहाँ रोज पानी का केन डाल के जा रहा रोज, तो रोज इनवॉइस नहीं देता है। पूरे महीने में उसने कितना हमको वाटर केन की क्या की सप्लाई, वो एक स्टेटमेंट बना के लाता है, 1 तारीख को इतनी दी, 2 तारीख को इतनी दी, 3 को इतनी दी। तो वो स्टेटमेंट पहले हमको देता है, बताता है कि देखो हमने ऐसे से दिया। तो जिस दिन वो स्टेटमेंट उसने इशू किया, स्टेटमेंट या तो माल का या पेमेंट का, या हमने उसको दिया कि हमने तेरे को ऐसे पेमेंट किया, तो जिस दिन वो स्टेटमेंट इशू हुआ उस दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आ गई बात? तो यहां से ही फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगी, ध्यान रखना। तो ये नॉर्मल केस में रिमूवल से पहले, कंटिन्यूस सप्लाई में अकाउंटिंग स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले। जब गुड्स हम अप्रूवल पे भेजते हैं, कहां भेजते हैं बच्चों? अप्रूवल, डेमो टाइप, तो उस टाइम सेल कंफर्म नहीं होती। सप्लाई कैसे कहते हैं? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। अप्रूवल थोड़ी सप्लाई है। तो जब आप गुड्स अप्रूवल पे भेजते हैं तो सरकार कहती है कि देखो जिस दिन आपका रिमूवल हुआ था उसके 6 महीने में अगर सप्लाई कंफर्म तो उस दिन काट देना। अगर 6 महीने में कंफर्म तो जिस दिन 6 महीने खत्म हो गए ना उसके अगले दिन इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो बताइए अप्रूवल के केस में इनवॉइस कब कट जानी चाहिए? या तो 6 महीने के अंदर अप्रूवल कंफर्म हो गई तो उस दिन, अगर 6 महीने में कंफर्म नहीं हुई तो 6 महीने बाद इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो यहां से इनवॉइस कट जाने की डेट निकल के आ गई। बोलो बात समझ में आ गई? नॉर्मल केस में रिमूवल से पहले, कंटिन्यूस में सक्सेस अकाउंटिंग से पहले, और रिमूवल पे 6 महीने के पहले, यानी कटी तो फिर रिमूवल। ओके, अब ये आ गई इनवॉइस की डेट। अब आता है गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो यहां से तो निकल गई। तो ये बोलता है कि गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई इन प्रोविजन से निकाली जाएगी। मेन 2 ही प्रोविजन होते हैं, ये और सर्विस के केस में ये और ये और ये और ये और ये। एक होता है गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज में इनवॉइस कब कटनी चाहिए और गुड्स के रिवर्स चार्ज में इनवॉइस कब कटनी चाहिए। जिस दिन इनवॉइस कटनी चाहिए थी इन सेक्शनों के हिसाब से, तो आप कौन सी सिचुएशन हो? इस सिचुएशन में तो इस दिन कट जानी चाहिए थी रिमूवल में, इस दिन स्टेटमेंट के समय, और इस दिन 6 महीने। तो यहां से वो डेट निकलेगी जिस दिन कटनी चाहिए थी और जिस दिन वास्तव में काटी, विच एवर इज अर्ली। तो गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? काटी और कटनी। काटी और लॉ में डेट ऑफ रिसीव भी लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है इनवॉइस टू बी इश्यूड एज पर दीज एक्चुअल इश्यू और डेट ऑफ रिसीव। लेकिन एक नोटिफिकेशन आ रखा है जिसने डेट ऑफ रिसीव को इग्नोर कर रखा है गुड्स के केस में। तो फिर 2 ही चीज बची, बताओ क्या? काटी और कटनी। क्या बोला मैंने? काटी। तो जिस दिन इनवॉइस कटनी चाहिए और जिस दिन वास्तव में काटी, विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अब बताओ माल कब बना, माल कब डिलीवर हुआ, कोई मतलब नहीं है ना। बोलो जिस दिन इनवॉइस कटनी चाहिए और काटनी चाहिए। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन? अच्छा, कौन सा सेक्शन हो गया? 12। गुड्स का रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वैसे तो 24 केस है तो सर्विस पे लगता है, लेकिन 7-8 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टाइप होते हैं जिन पे भी रिवर्स चार्ज लगता है। तो गुड्स के रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए कौन लायबल है? सप्लायर और रिसिपेंट? रिसिपेंट। तो रिसिपेंट जब लायबल है तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो सिंपल सी बात, जिस दिन रिसिपेंट को गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन रिसिपेंट को, अब रिसिपेंट उसको पेमेंट करेगा, तो जिस दिन रिसिपेंट ने पेमेंट अपनी किताबों में एंटर किया, रिसिपेंट के खाते से पेमेंट क्रेडिट होगा डेबिट होगा? डेबिट होगा। जिस दिन डेबिट हुआ और इनवॉइस इश्यू करने का 31वां दिन, जिस दिन इनवॉइस इश्यू का 31, चारों में से जो अर्लियर है ना, दैट विल बी क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। बताओ क्या है? जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन रिसिपेंट ने अपनी बुक्स में पेमेंट बुक किया, जिस दिन रिसिपेंट के खाते से पेमेंट डेबिट हुआ और इनवॉइस इश्यू करने का 31वां दिन, विच एवरेज अर्ली। बोलो बच्चों क्लियर है क्या बच्चों? तो एग्जाम में 4 डेट्स आएगी, 3 डेट्स आएगी, आपको पहचानना है कि किस दिन हमारी टाइम ऑफ, और जो भी महीना टाइम ऑफ सप्लाई आया, से एग्जाम्पल इन कैलकुलेशन से जुलाई आया, तो जुलाई का पैसा 20 अगस्त तक जमा कराना है, नहीं तो जितना लेट जमा कराया उतना 18% पर एनम की रेट से क्या लगेगा? इंटरेस्ट। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई बात? तो बताओ गुड्स का क्लियर है क्या? बताओ
अब देखो हमने बोला जिस दिन कटनी चाहिए थी, तो यहां से डिसाइड होगा ना, तो यहां से आएगा किस दिन कटनी चाहिए थी, कौन सी सिचुएशन में आप फॉलो कर रहे हो, और फिर वास्तव में काटी विच एवर इज अर्ली। अब आता है सर्विस का केस। क्या बोला मैंने? सर्विस का केस। अब भाई साहब ये बात करें कि हम सर्विस के केस में इनवॉइस कब कटती, तो पहले आपको इनवॉइस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? इनवॉइस। इसकी टाइम और इसकी इनवॉइस काटने के लिए बता रखा है रूल नंबर 47 में। कहां बता रखा है? 47। सर्विस के केस में बोलते हैं, जैसे आज आपने किसी को सर्विस दी, आपने रेस्टोरेंट में आज किसी को खाना खिलाया, तो जिस दिन खाना खिलाया उस दिन या उससे पहले या बाद में भी, कितना बाद? 30 दिन तक। तो सर्विस के केस में हम 30 दिन के बाद भी क्या इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग कंपनी, टेलीकॉम कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी हो तो 45 दिन। कितने दिन कहते हो? 45। तो बताओ इनवॉइस कब कट देनी चाहिए? पहले, दौरान और बाद में। कितना बाद में? 30 दिन या 45 दिन। लेकिन गुड्स के केस में बाद में नहीं होता। बताइए सर्विस, कोई आदमी सर्विस दे रहा तो वो इनवॉइस कब तक काट सकता है? आज, पहले और बाद में। कितना बाद में? 30 दिन और 45 दिन। तो यहां के हिसाब से इस दिन इनवॉइस कट जानी चाहिए। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस उसे बोलते हैं जिसका सर्विस का पीरियड 3 महीने से ज्यादा हो, या जिन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। क्या कर रखा है? नोटिफाई। एक सेकंड, हेलो, बोलो जल्दी बोलो, क्लास चल रही है। अभी क्लास चल रहा हूं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो बताइए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब काटनी है? अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है, ड्यू डेट ऑफ, तो जो ड्यू डेट होगी ना उस दिन इनवॉइस कट जानी चाहिए। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता हो तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ, जिस दिन पेमेंट, और पेमेंट रिसीव का मतलब क्या होता है? किताब जिस दिन बुक्स में एंट्री की और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्ली। और लास्ट, जहां पे काम से पेमेंट लिंक होता है, इतना काम होगा तो पेमेंट मिलेगा, तो जिस दिन वो घटना घटी उस दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस कब कट जानी चाहिए? 3 केस है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता है तो ड्यू डेट, नहीं पता तो पेमेंट डेट, और जहां पे काम से पेमेंट लिंक है। क्या बोला मैंने? कि ये घटना घटेगी तो ही पेमेंट मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर डलेगी तो ही पेमेंट मिलेगा, तो जिस दिन वो घटना घटी उस दिन या उससे पहले इनवॉइस कट जानी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विस के केस में इनवॉइस कब कट जानी चाहिए, और अगर सर्विस बीच में ब्रेक हो जाता है उस दिन कट जानी चाहिए। तो नॉर्मल सर्विस के केस में इनवॉइस आज, दौरान, बाद में 30 दिन बाद तक, और कंटिन्यूस में ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट, नहीं पता तो पेमेंट डेट, और अगर काम से लिंक है तो उस दिन काम हुआ। यहां से आ गई क्या आ गई बच्चों? सर्विस इनवॉइस कब कटनी चाहिए। अब आइए सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज। सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज पता क्या बोल रहा है? इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसीप्ट विच एवर इज अर्ली। क्या बोला मैंने? इनवॉइस डेट और टू भी नहीं, इनवॉइस इशू कब की वो डेट, और रिसीव डेट विच एवर इज। तो इनवॉइस इशू डेट और डेट ऑफ रिसीव। डेट ऑफ रिसीव का मतलब क्या होता है? जिस दिन किताबों में एंट्री हुई और जब बैंक में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्ली। तो सर्विस के में इनवॉइस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? इनवॉइस इशू डेट और डेट ऑफ रिसीव विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आप अगर इन सेक्शनों के हिसाब से इनवॉइस टाइमली इशू नहीं करते तो फिर सर्विस रेंडर डेट ऑफ रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आप टाइमली इशू करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? तो इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसीव, अगर आप टाइमली इशू तो फिर सर्विस रेंडर आ जाएगा, सर्विस रेंडर और डेट ऑफ रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो बताओ क्या बोला मैंने? अगर आप टाइमली इशू करते हो तो इनवॉइस डेट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और अगर लेट इशू करते हो तो सर्विस डेट। बस ये तो सेम रहेगा ना, ये वर्ड चेंज हो जाएगा। तो इनवॉइस डेट तो यहीं से निकल के आएगी ना, इसलिए मैंने बोला कि इनवॉइस चैप्टर की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। बताओ बच्चों सर्विस के केस में क्या है? जो लोग इनवॉइस टाइमली काटते हैं तो इनवॉइस डेट और सर्विस रिसिप्ट डेट विच एवर इज अर्लियर, और जो टाइमली, तो डेट ऑफ रिसीप्ट गुड्स के केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस के केस में इंपॉर्टेंट है। किसके केस में? लेकिन ध्यान रखना, अगर 1000 रुपए तक का एडवांस आया है, कितने रुपए तक का? तो जैसे गुड्स के केस में तो हम एडवांस रिसीव देखते ही नहीं है। अगर 1000 रुपए तक का एडवांस आया है तो उस केस में आपके पास चॉइस है कि आप डेट ऑफ रिसीव को इग्नोर इशू कर दो, इनवॉइस इशू डेट या सर्विस डेट, जो इनवॉइस इशू डेट वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी,
अगर 1000 रुपए तक का क्या है, चॉइस है, कंपल्सरी नहीं, क्या है बच्चों, चॉइस। बताओ बात समझ में आ गया? गुड्स का फॉरवर्ड, सर्विस का फॉरवर्ड। बताओ सर्विस का फॉरवर्ड क्या है? सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट। अगर इनवॉइस टाइमली नहीं काटते तो सर्विस और डेट ऑफ। अगर 1000 रुपए तक का एडवांस आया है तो डेट ऑफ रिसिप्ट देखने की जरूरत नहीं है, ऑन द चॉइस ऑफ असेसी, ऑन द चॉइस ऑफ असेसी। बस सर अब एक बता दो सर्विस का रिवर्स। तो आज आप हमको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से केस में रिवर्स चार्ज लगता है। सर्विस का रिवर्स में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? पेमेंट डेट। क्या बोला मैंने? पेमेंट डेट। क्या होती है? पेमेंट डेट। पेमेंट डेट और पेमेंट डेट क्या होती है? जिस दिन किताबों में एंट्री की और जिस दिन पेमेंट किया विच एवर इज अर्ली। लेकिन इनवॉइस इश्यू होने के अगर 60 दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो 61वां दिन। क्या बोला मैंने? इनवॉइस इश्यू होने के 60 दिन में पेमेंट, तो बताओ फॉर्मूला क्या बना? 61वां दिन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। तो बताओ इनवॉइस के रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? पेमेंट डेट। क्या होती है? लेकिन अगर इनवॉइस इश्यू होने के 60 दिन तक पेमेंट तो 61वां दिन। तो सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? डेट ऑफ पेमेंट और 61वां दिन विच एवर इज। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, पक्का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज 24 केस पे लगता है। कितने केस पे? इंपोर्ट और सर्विस पे भी रिवर्स चार्ज लगता है। क्या बोला मैंने? और यही नियम लगेगा। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट एसोसिएट से किया, किससे किया, तो फिर 61वां दिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जिस दिन किताबों में सर्विस एंटर की, बुक की और जिस दिन पेमेंट किया विच एवर इज अर्ली। इसका एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक्सेप्शन। तो बताओ गुड्स का फॉरवर्ड, गुड्स का रिवर्स, सर्विस का फॉरवर्ड और सर्विस का रिवर्स। ओके, अब ये पढ़ लो तो ये भी हो जाएगा, ये पढ़ लो तो ये भी हो, ये एक जैसे है। जब हम सप्लाई वाउचर के थ्रू करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? जैसे बिग बाजार ने, तुम गए 2000 रुपए का तुमने पैसा दिया, बिग बाजार ने तुमको एक कूपन दे दिया कि आपका जो भी बंदा है इस वाउचर को लेके आएगा, कूपन को हम उसको सामान दे देंगे। तो वाउचर इश्यू करते, जब सप्लाई किसके थ्रू हो रही है? वाउचर के। तो वाउचर इश्यू करते समय बिग बाजार को पता था क्या वो क्या लेके जाएगा? तो जिस दिन पता था या पता नहीं था, तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल थी या नहीं थी? अगर आइडेंटिफाइबल थी तो जिस दिन वाउचर इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं थी तो जिस दिन रिडीम कराया, जिस दिन ये और ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मान लो ऊपर वाले प्रोविजन के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकाल नहीं पा रहे हो, रीजन आप डेटा अपडेट नहीं करते हो, मतलब प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं करते, कितना भी दिमाग लगा लो निकाल नहीं पा रहे हो। तो जब किसी के सर्वे, इंक्वायरी, सर्च वगैरह होती है तो फिर डिपार्टमेंट क्या करता है? इस सेक्शनों की मदद से क्या निकालता है? टाइम ऑफ सप्लाई। रेजिडुअल केस, दो तरह के लोग होते हैं, एक रजिस्टर और एक क्या? अनरजिस्टर्ड। एक रजिस्टर और एक अनरजिस्टर्ड। हेलो, अभी मैं क्लास में हूं ना, मेरी रिकॉर्डिंग। बोलो बच्चे, क्या बोला मैंने? दो तरह के, बस एक रजिस्टर और एक। रजिस्टर पर्सन के लिए रिटर्न टू बी फाइल डेट, क्या बोला मैंने? रिटर्न टू बी फाइल डेट, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी जिस दिन वो रिटर्न भरना था। और जो अनरजिस्टर्ड है, पेमेंट डेट, जिस दिन आपने पेमेंट किया जीएसटी का, वही क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई। बताओ, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी को लोन एडवांस डिपॉजिट देते हैं तो ट्रांजैक्शन बनी है, उसके ब्याज जो होता है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है बच्चों? लेकिन अगर सप्लाई की आपने और सप्लाई पे कोई आपने क्या लिया? इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो वैल्यूएशन चैप्टर में उस पर ऐड करते नहीं करते? तो उस इंटरेस्ट और पेनल्टी की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? जिस दिन वो रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि ये सर्टेन नहीं होता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट पेनल्टी जो आपको मिलती है सप्लाई के संबंध में, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिस डेट ऑफ रिसीव। क्या होगी बच्चों? डेट ऑफ रिसीव। और अगर नहीं मिला तो लगेगा भी नहीं। तो बताइए इन चैप्टरों से क्या निकलेगी? टाइम ऑफ सप्लाई। और जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी तो सेक्शन 50 उसके अगले महीने की 20 तारीख को जमा करा देना। मान लो आपने 25 को जमा कराया तो 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन पे क्या लगेगा? 18% की रेट से क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। बोलो सर, मान लो रेट चेंज हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? रेट चेंज। देखो तीन चीजें होती है, तीन चीजें। एक होती है सर्विस रेंडर, क्या बोला मैंने? एक होता है इनवॉइस इशू, क्या बोला मैंने? और एक होता है डेट ऑफ रिसीव। तीन चीजें होती हैं। आपने किसी को सर्विस दी, दूसरा इनवॉइस इशू हुई और तीसरा डेट ऑफ। अगर मान लो तीनों घटनाएं पे रेट 18% थी, जब तो प्रॉब्लम ही नहीं है।
यहां 18, यहां 16 16, यहां 18, यहां 18, यहां 12, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या रेट निकालो, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, उसको 14 बताएगा। क्या बताएगा? 14 बोलता है, दो केस बोलता है, सर्विस रेंडर को बेस बनाओ। किसको बनाओ? तो आंसर तो इसमें छुपा हुआ है, बट बेस किसको बनाओ? पहले सर्विस दी फिर रेट चेंज हुई, क्या बोला मैंने? या दूसरा कॉम्बो, पहले रेट चेंज हुई फिर सर्विस दी, इससे पूरा आंसर छिपा हुआ है। तो पहले सर्विस दी फिर, तो इन दोनों में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। क्या बोला मैंने? इन दोनों में से जो क्या अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ क्या रिसीव, दोनों में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, और उस दिन जो रेट होगी वो लगेगी। दूसरा केस क्या है? पहले रेट चेंज हुई फिर सर्विस दी। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये दोनों पहले हो गए थे तो अर्लियर लगेगा, और अगर इनमें से एक बाद में हुआ तो लेटर लगेगा। आंसर इनमें है बट बेस ये बनेगा। बताओ, पहले सर्विस दी फिर रेट चेंज हुई, तो बताओ इन दोनों में से जो अर्लियर है, पहले रेट चेंज हुई फिर क्या दी? सर्विस दी। अगर ये दोनों रेट चेंज से पहले हो गए थे जब, तो अर्लियर, और अगर एक बाद में हुआ और एक पहले हुआ तो लेटर। डेट ऑफ रिसीव का मतलब क्या होता है? किताबों में एंट्री हुई और बैंक में क्रेडिट हुआ, किताबों में एंट्री हुई और, लेकिन जब सेक्शन 14 लगता है, क्या लगता है? अगर रेट चेंज होने के 4 वर्किंग डे में बैंक में पैसा नहीं आया, रेट चेंज होने के 4 वर्किंग डे में बैंक में पैसा, तो फिर वो जो डेट ऑफ रिसीप्ट होगी ना, बैंक में क्रेडिट होगा, वो डेट ऑफ रिसीप्ट होगी। तो वैसे तो डेट ऑफ रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? किताबों में एंट्री डेट और बैंक में क्रेडिट डेट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर रेट चेंज होने के 4 वर्किंग डे में बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, फिर अर्लियर मत बोलना, जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ वो डेट ऑफ रिसीप्ट मानी जाएगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे बताओ, मैंने आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करवा दिया? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, आरसीएम और एफसीएम। आइए बच्चों, आरसीएम और एफसीएम। देखो, सबसे पहले हम आरसीएम एफसीएम के बारे में समझते हैं। और जो एक सी बताओ, एक सप्लायर है और एक कौन है? रिसिपिएंट। इसने इसको मान लो गुड्स या ऑब्लिक क्या सर्विस क्या दी, बोलो कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की, और इस पे लगाया जीएसटी कितना? 24,000। तो बिलिंग कितने की हुई? अगर लॉ में कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो एफसीएम लगता है। क्या लगता है बच्चों? एफसीएम। अगर मैं बोलूं एफसीएम है, क्या है? एफसीएम, मतलब कुछ नहीं कह रखा तो एफसीएम होगा, और कुछ क्या है? आरसीएम। तो देखो अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी किसकी? सप्लायर की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी बोलो, और रिसिपेंट की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? ये सप्लायर का पी&एल, ये रिसिपेंट का पी&एल, ये सप्लायर की क्या बैलेंस शीट, और ये रिसिपेंट की क्या बैलेंस शीट। बोलो, जब आरसीएम लगता है तो क्या सप्लायर और कौन? रिसिपेंट। तो सबसे पहले देखो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है? क्या होती है बच्चों? अकाउंटिंग एंट्रीज। एक कौन? सप्लायर, और एक कौन? रिसिपेंट। ये पी&एल और ये क्या? बैलेंस शीट। ये क्या? बैलेंस शीट। ठीक है, चलो पहले हम एफसीएम की बात करते हैं। एफसीएम की, इसने इसको माल बेचा, किसने? तो सप्लायर यहां क्या दिखाएगा? सेल कितने की? 2 लाख, और यहां दिखाएगा आउटपुट कितना? 24,000। बोलो, रिसिपेंट यहां दिखाएगा क्या? परचेज 2 लाख, और यहां आईटीसी दिखाएगा 24। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, और सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा। सप्लायर क्या करेगा? इशू। लेकिन कभी कभी
जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो सप्लायर है ना उस पर सरकार का बेटर कंट्रोल नहीं, क्या नहीं बच्चों, या रिसिपेंट बड़ा आदमी है या रिसिपेंट में बेटर कंट्रोल है, तो उन चीजों पे सरकार आरसीएम लेके आती है। क्या लेके आती है बच्चों? तो आरसीएम का मतलब होता है सेक्शन 9(3). क्या बोला मैंने? वैसे तो सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, बट सेक्शन 9(3) ऑफ चार्जिंग सेक्शन वो बताता है कि जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस है, क्या बोला मैंने, उन पर जीएसटी रिसिपेंट इज लायबल टू पे। और ऐसे मानो कि जैसे रिसिपेंट इज टैक्स एक्ट में लॉ टैक्स पे करने के लिए क्या था, लायबल था। तो नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी होती है, इस पर आरसीएम लगेगा, बताऊंगा। अब सपोज करो आरसीएम लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, आरसीएम। तो आरसीएम लगेगा ना, तो देखो यही चीज में क्या एंट्री होगी, सप्लायर अपनी सेल कितनी दिखाएगा, 2 लाख। सप्लायर कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, मस्त बोलो। लेकिन सबसे पहले रिसिपेंट के लिए है तो परचेज, अरे है तो परचेज, तो बस रिसिपेंट क्या करेगा, अपनी परचेज कितनी दिखाएगा, 2 लाख, और आईटीसी भी लेगा। क्या लेगा बच्चों, 2 लाख। बोलो, तो देखो सेम ही तो हो रहा है, परचेज आईटीसी, सॉरी 24,000 की आईटीसी लेगा नहीं लेगा, तो आईटीसी लेगा। लेकिन आरसीएम के केस में रिसिपेंट ने इसको तो 2 लाख ही देगा, और 24,000 खुद सरकार को पे करने के लिए क्या होगा, लाइव। तो यहां पे उसको इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स यहां भी आएगा और वहां भी आएगा, ये आउटपुट थोड़ी है। तो आरसीएम के केस में बताओ क्या होगा, इसको आईटीसी भी मिलेगी, तो जो आपकी वो नेट पेबल की जो टेबल होती है ना उसमें आईटीसी भी लेगा, और इसको सेपरेटली गवर्नमेंट को पे भी। और ये ध्यान रखना, ये आईटीसी से माइनस मत करना, आईटीसी आउटपुट से माइनस होती है, आईटीसी इनपुट से माइनस नहीं होती। तो जब आप आरसीएम के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको देखोगे एक बार तो ऐड भी हो रहा है और लेस भी हो रहा है। आई के बात समझ दो। अच्छा ध्यान रखना, इस केस में हम बोले ना टर्नओवर किसका माना जाएगा, बताओ, चाहे आरसीएम लगे एफसीएम, टर्नओवर तो हमेशा सप्लायर का ही होगा ना, टर्नओवर सप्लायर का ही माना जाएगा। तो आरसीएम एफसीएम से क्या है, सब कुछ वैसे ही होता है, बस टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, रिसिपेंट की। अब आपको बताना है कि कौन कौन से केस में क्या लगता है आरसीएम। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी जैसे डायरेक्टर की सेवाओं पे आरसीएम लगता है, क्या लगता है, डायरेक्टर, तो सेक्शन 23 बोलता है कि डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, और जो रिसिपेंट है उसको कंपल्सरी करवाना है। क्या करवाना है बच्चों? अब कौन कौन सी सेवाओं पे क्या लगता है आरसीएम, तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कौन कौन सी सेवाओं पे क्या लगता है आरसीएम। ठीक है, तो देखो पहले 9(1) ये चार्जिंग सेक्शन है, जो बोलता है कि 5 कंडीशन पूरी होगी तो जीएसटी लगेगा, वैल्यू पे लगेगा, और जीएसटी टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। 9(2) बोलता है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें नोटिफाइड डेट से लगेगा। और 9(3) क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेस by the recipient of such goods and service, and all the from this act shall apply to such recipient as if is person liable for paying the, जैसे मानो कि रिसिपेंट ही टैक्स पे करने के लिए लायबल, रिसिपेंट ही टैक्स पे करने के लिए लायबल है। अब एक चीज समझो आप, जैसे मैंने आपको एक केस बना के बताया, एक था 9(3), मान लो 1000 प्रकार के 10,000 प्रकार के गुड्स और सर्विस होते हैं, कितने प्रकार के, जो नोटिफाइड केस है, क्या बोला बच्चे मैंने, उस पे 9(3) लग रहा है, उस पे जीएसटी कौन पे करेगा, रिसिपेंट, रिसिपेंट इज लायबल टू, और अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, सेक्शन 24 में कंपल्सरी, चाहे रिसिपेंट का टर्नओवर कुछ भी हो। जो अब बच गए बाकी केस, कितने केस, तो देयर कैन बी 4 केस, देयर कैन बी 4 केस। केस 1 क्या, सप्लायर रजिस्टर्ड और रिसिपेंट रजिस्टर्ड, सप्लायर रजिस्टर्ड और रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसिपेंट भी और दोनों एक, ये अनरजिस्टर्ड ये अनरजिस्टर्ड। तो देखो वो केस तो क्लियर है, ये वाला केस तो क्या है कि इन पे तो आरसीएम ही लगेगा चाहे सप्लायर कोई हो। लेकिन जो बाकी बच गए, तो अगर सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर ही पे करेगा, और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट कोई भी हो, तो एक बार तो बोलेंगे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, क्या बोला मैंने, और रिसिपेंट नोटिफाइड रिसिपेंट है, क्या बोला मैंने, और ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस बाय कर रहा है, तो उस पर आरसीएम लगेगा, उस पर क्या लगेगा। तो वैसे तो जनरल केस में मैं बता दूं
कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, ये अनरजिस्टर्ड है ना, उनको छोड़ दो। लेकिन अगर आप नोटिफाइड क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, और वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस खरीद रहा है, तो उन पर भी क्या लगेगा, आरसी। और वो अभी केवल बिल्डर ही है, क्या है बच्चों, अगर बिल्डर नोटिफाइड गुड्स खरीदता है तो उस पर क्या लगता है, आरसीएम। ये बात कौन बोलता है, 9(4). कौन बोलता है बच्चों, 9(4). ठीक है। और 5 ऐसे केस है, कितने, 5। जैसे अब आप तो बताओ, वैसे तो जीएसटी कौन पे करता है, सप्लायर। जब 9(3) और 9(4) लगता है तो रिसिपेंट। कुछ ऐसे केस है जहां पे इको पे करता है। कौन पे करता है, इको। अब इको कौन हुआ बच्चों, देखो बच्चों, ये वेबसाइट, ये एक्चुअल सप्लायर, और ये क्या, रिसिपेंट। एक होता है कस्टमर, जिसको हम बोलेंगे क्या, रिसिपेंट। एक होता है सप्लायर, इसको बोलेंगे हम एक्चुअल सप्लायर। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्चुअल। अब बताओ, ये है वेबसाइट, मान लो स्नैपडील, क्या ले लिया मैंने, स्नैपडील, और इसको बोलेंगे क्या, इको। इसको क्या बोलेंगे, इको। हम लोग इसके थ्रू ऑर्डर देते हैं, ये ऑर्डर यहां पास ऑन होता है, और फिर ये यू यहां से क्या करता है, डिलीवर करता है। तो यहां 2 सप्लायर हो गए, कौन कौन, एक्चुअल और इको। इसको बोलेंगे वर्चुअल और ये एक्चुअल। जीएसटी कौन पे करेगा, एक्चुअल। बट नोटिफाइड केस में इको पे करेगा। क्या बोला मैंने, आई बात समझ में, जीएसटी कौन पे करेगा, एक्चुअल, बट नोटिफाइड केस में कौन पे करेगा, इको पे करेगा। अब वो नोटिफाइड केस का क्या चक्कर है, वो सुन लो आप। जैसे एक होती है रेडियो टैक्सी की सर्विस। क्या बोला मैंने, ये मिनी बस वगैरह जो होती है ना, ओला, जो आजकल जो ओला उबर, आजकल ये बस भी जो रेडियो टैक्सी जैसे बुक होती है, इसका मतलब वो जीपीएस सिस्टम लगा होता है। एक होती है रेडियो टैक्सीज, तो फॉर एग्जाम्पल क्या, ओला। एक होता है होटल। क्या बोला मैंने, होटल। बोलो, फॉर एग्जाम्पल मेकमाईट्रिप.com, ओयो। एक होता है हाउस कीपिंग। क्या बोला मैंने, हाउस कीपिंग, जिसका एग्जाम्पल है अर्बन क्लैब। एक होता है रेस्टोरेंट। क्या होता है बच्चों, जो स्विगी वगैरह हो गया, बोलो बच्चों, बोलो। और एक अदर सर्विस। क्या बोला मैंने, अदर सर्विस। कौन सी सर्विस, अदर। तो कौन सी, रेडियो टैक्सी, होटल, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट और अदर सर्विस। ये तो हो गया सर्विस का केस। क्या हो गया बच्चों, और एक हो गया गुड्स का केस। किसका केस, गुड्स का। गुड्स बेच रहे हो इको के थ्रू, गुड्स बेच रहे हो इको के। ठीक है। अब एक्चुअल रजिस्टर्ड है, और अगर एक्चुअल क्या है, अनरजिस्टर्ड है। एक्चुअल रजिस्टर्ड और एक्चुअल क्या है, अनरजिस्टर्ड। तो पहला मैटर किसका है, गुड्स का। क्या बोला बच्चों, गुड्स। अगर मैटर गुड्स का है तो एक्चुअल रजिस्टर्ड है, एक्चुअल क्या है, तो कौन पे करेगा, एक्चुअल। और अगर एक्चुअल अनरजिस्टर्ड है तो भी बच्चों कौन पे करेगा, एक्चुअल। और वो अपने आप को सेक्शन 24 में कंपल्सरी क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन। तो गुड्स के केस में तो हमेशा एक्चुअल पे करेगा, और अगर एक्चुअल अनरजिस्टर्ड है तो भी एक्चुअल, उसको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। बोलो, बात समझ में आई। अब मैटर किसका है, सर्विस। इन 4 सर्विसेज को छोड़ दो आप। कितनी सर्विसेज, रेडियो, हाउसकीपिंग, होटल और रेस्टोरेंट, अदर। तो अदर में अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड तो एक्चुअल, अगर एक्चुअल क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो आंसर है नो जीएसटी। क्या बोला मैंने, नो जीएसटी, जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब ये जो नोटिफाइड सर्विसेज है, कौन सी बच्चों, रेडियो टैक्सी में हमेशा कौन पे करेगा, इको। होटल में हमेशा कौन पे करेगा, इको। और हाउस कीपिंग, क्या बोला मैंने, हाउस कीपिंग में क्या बोला मैंने, एक सेकेंड, देखो नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। रेडियो टैक्सी में कौन पे करेगा, इको। होटल में अगर ये क्या है, रजिस्टर्ड है, तो कौन पे करेगा, एक्चुअल। और अनरजिस्टर्ड है तो इको। हाउस कीपिंग में भी अगर ये अनरजिस्टर्ड हो, इको। रेस्टोरेंट के केस में हमेशा इको, इको। बताओ, होटल हाउस कीपिंग में एक्चुअल, अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है, अगर एक्चुअल तो इको। रेडियो टैक्सी में ऑलवेज, और रेस्टोरेंट में इको। लेकिन अगर रेस्टोरेंट होटल में है, रेस्टोरेंट कहां, एक तो होता है केवल रेस्टोरेंट, और एक रेस्टोरेंट कहां सिचुएटेड है, और होटल में किसी भी रूम का किराया 7,500 से ज्यादा है,
तो उस केस में कौन पे करेगा? एक्चुअल, अदरवाइज कौन पे करेगा? इको। तो अगर प्योरली रेस्टोरेंट है, इको। होटल का किराया 7,500 से कम है और उस होटल के रेस्टोरेंट में आप इको के थ्रू बेच रहे हो तो इको, लेकिन 7,500 से ज्यादा है तो फिर कौन पे करेगा? एक्चुअल पे करेगा। कौन पे करेगा? एक्चुअल। जल्दी बताओ वापस। देखो, रेडियो टैक्सी में हमेशा, होटल हाउस कीपिंग में एक्चुअल, ऐसा तो एक्चुअल तो इको। रेस्टोरेंट बताओ, रेस्टोरेंट केस में, रेस्टोरेंट एक तो क्या होता है? केवल रेस्टोरेंट, और एक होटल में रेस्टोरेंट। अगर केवल रेस्टोरेंट है और स्विगी के थ्रू माल मंगा रहे हो तो इको। अब रेस्टोरेंट कहाँ है? होटल में। होटल छोटी होटल है, मतलब 7,500 से कम किराया है होटल का तो इको। अगर 7,500 से ज्यादा है पर डे का किराया तो एक्चुअल पे करेगा। अच्छा, अब बताओ इको कौन? इको तीन तरह के होते हैं। इको तीन तरह के होते हैं। इको की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है, जैसे स्नैपडील इंडिया का ही है तो वो पे कर देगा। अगर इको इंडिया का नहीं है तो उसका इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे अमेजन इंडिया, और अगर मान लो इको का ना तो इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो इको को इंडिया में अगर काम करना है तो एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेइंग द जीएसटी, फॉर पेइंग द जीएसटी। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक? अब बस बताना है कौन कौन सी सेवाओं पे क्या लगता है? आरसी। कौन कौन सेवाओं पे क्या लगता है? आरसी। ये लिस्ट है, आपको मैंने क्लास में फ्लो चार्ट में बनवाया था पूरा, है ना? फ्लो चार्ट में पढ़ाया था, है ना? कहानी भी आपको बनवाई थी मैंने, कहानी भी बनाई होगी, है ना? कि तो वो कहानी जो है, बिजनेस फैसिलिटेटर ने माहौल बनाया। बोलो, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ने लालच दिया। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर ने माहौल बनाया, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ने लालच दिया। इंडिविजुअल जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट था, इंडिविजुअल जो क्या एजेंट था, इंडिविजुअल जो डायरेक्ट सेलिंग क्या था? एजेंट था, वो माल बेच गया, और माल बेचने के बाद रिकवरी एजेंट करने रिकवरी करने आ गया। क्या करने आ गया? और ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को कह रही है हो क्या रहा है। जब डायरेक्टर की पिटाई हुई, क्या हुई बच्चों? पिटाई। तो डायरेक्टर ने इंश्योरेंस सर्विस ली, क्या ली? सिक्योरिटी सर्विस ली, क्या ली बच्चों? ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट की सेवाएं ली। बोलो, आगे ली, और उसके बाद ये सेवाएं लेने के बाद बता दिया कि भैया मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसने लीगल सर्विस भी ली, क्या ली बच्चों? और गवर्नमेंट सर्विस भी ली, क्या ली बच्चों? गवर्नमेंट सर्विस भी ली, लीगल सर्विस भी ली। और जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी, तो रेंट ए कैब बुक करके, क्या बोला मैंने? खुद के लिए रेंट ए कैब, और जीटीए को बुक करा ट्रक के लिए, सामान के लिए, तो रेंट ए कैब बुक करके और जीटीए को क्या बुक करके, बताओ, उसने अपनी जमीनों को 30 साल की लीज पे देके इंडिया से इंपोर्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? इंपोर्ट। अब जो जो मैंने नाम बोले इन पर क्या लगता है? आरसी। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, डीएसए, रिकवरी एजेंट, ओवरसीइंग कमेटी, क्या बोला मैंने? डायरेक्टर की सेवाएं, इंश्योरेंस एजेंट की सेवाएं, सिक्योरिटी सर्विस की सेवाएं, है ना? ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट की सेवाएं, है ना? स्पॉन्सर सर्विस, क्या बोला बच्चा मैंने? लीगल सर्विस, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट की सर्विस, क्या बोला मैंने? रेंट ए कैब, जीटीए की सर्विस, 30 साल के लिए लीज पे देना, और इंपोर्ट और सर्विस, इन सब पे क्या लगता है? आरसी। क्लियर बच्चों? चलो, तो अपन पहले उसके हिसाब से ही पढ़ते हैं। एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, क्या बोला मैंने? इस टेबल के अंदर ये तो है प्रोवाइडर के नाम, किसके नाम है? ये है रिसिपेंट के नाम। तो समझ जाना, अगर वर्ड बाई वर्ड एक एक वर्ड मैच हो गए, एक एक, तो फिर आरसीएम लगेगा, और अगर एक भी वर्ड इधर का तो फिर एफसीएम लगेगा। क्या बोला मैंने? अगर वर्ड बाई वर्ड क्या हो गया? मैच हो गया, जब तो, अगर एक भी वर्ड मिस हो गया तो क्या लगेगा? एफसीएम। समझ गए? ध्यान रखना, आरसीएम एफसीएम में ध्यान रखना, मैं बोलूं या ना बोलूं, हम बोलते ना आरसीएम लगेगा, तो आरसीएम तभी लगता है जब रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में हो। क्या हो बच्चों? अगर रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो हमेशा ये मत बोलना जीएसटी लगेगा, एफसीएम लगेगा। क्या लगेगा? एफसीएम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। क्या बोला बच्चों? बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सेवाएं दे रहा है, तो फैसिलिटेटर तो क्या हो गया? मैंने आपको बताया था कौन होता है फैसिलिटेटर मेन क्लास में, और ये हो गया बैंकिंग कंपनी।
तो कौन पे करेगा? बैंकिंग कंपनी। बट वो कहां लोकेटेड होनी चाहिए? अगर वो बाहर है, अगर वो, तो फिर एफसीएम लगेगा। एक होता है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, तो एजेंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को सेवा देता है और कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को देता है। तो कॉरस्पॉन्डेंट जो बैंक को देगा उस पर तो एफसीएम ही लगेगा, लेकिन अगर एजेंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को देगा तो उस पर क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? आरसीएम। क्लियर है बच्चों? यहां पे डीएसए जो इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह नहीं, क्या है? इंडिविजुअल है। अगर वो बैंक और एनबीएफसी को क्या देता है? सेवाएं, तो उसकी सेवाओं पे क्या लगेगा? आरसीएम। लेकिन ध्यान रखना, अगर डीएसए फर्म कंपनी है तो फिर एफसीएम ही लगेगा। चौथा है रिकवरी एजेंट। क्या बोला मैंने? रिकवरी एजेंट अगर सेवाएं दे रहा है, क्या दे रहा है? सेवाएं। किसको? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी। तो सबको नहीं, जैसे मेरे को दे रहा है वो नहीं, किसको? इनको। मैंने कहा ना वर्ड बाई वर्ड होगा तो आरसीएम, अगर एक भी वर्ड हटा देंगे तो एफसीएम। इनको सेवाएं देगा तो क्या लगेगा? आरसीएम। 3 4 होगा, 4। ओवरसीइंग कमेटी। क्या बोला मैंने? ओवरसीइंग कमेटी। क्या बोला मैंने? ओवरसीइंग कमेटी अगर किसको सेवाएं दे रही है? आरबीआई को। ओवरसीइंग कमेटी किसको सेवाएं दे रही है? आरबीआई को। तो क्या लगेगा? तो बिजनेस फैसिलिटेटर, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, डीएसए जो इंडिविजुअल है, और रिकवरी एजेंट ऑफ बैंक, और ओवरसीइंग कमेटी टू आरबीआई। ठीक है। डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर की सेवाओं पे तो जीएसटी लगता ही नहीं। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, है ना? सॉरी, डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है और वो अपनी कंपनी को सेवाएं दे रहा है जिसका वो डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर की सेवाओं पे क्या लगेगा? आरसीएम। इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सेवाएं दे रहा है, कहां दे रहा है बच्चों? तो उसकी सेवाओं पे भी क्या लगेगा? आरसीएम। अब सिक्योरिटी सर्विस थोड़ा सा मुश्किल था। कौन सा? सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस आप नोट्स निकाल के देखो मैंने क्या बताया। अगर सिक्योरिटी सर्विस सेक्शन 51 में बताए गए पर्सन को दी जा रही है, जो सप्लाई नहीं कर रहा, केवल टीडीएस काटने के लिए लायबल है, तो जैसे एक मान लो B4 एक सिक्योरिटी कंपनी है, वो किसको सिक्योरिटी दे रही है? सेक्शन 51 में बताए गए पर्सन को, जो केवल टीडीएस काटने का रजिस्टर, कोई सप्लाई नहीं कर रहा, या कंपोजिशन वाले को, तो एफसीएम लगेगा। तो एक तो यहां एफसीएम लगेगा। अब सिक्योरिटी वाला इन दो के अलावा किसी और को दे रहा है, जिसको दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, जिसको दे रहा है वो, तब भी एफसीएम लगेगा। अब जिसको दे रहा है वो रजिस्टर्ड है, तब तो लगेगा आरसीएम, अदरवाइज क्या लगेगा? एफसीएम। देख लो बच्चों, यहां बोलो, आगे बात समझे बच्चों, है ना? तो आगे बात समझ में। ओके, अब वापस सुन लो, इसमें एक वापस सुन लो। अगर सिक्योरिटी देने वाला किसको दे रहा है? टीडीएस काटने वाले को और कंपोजिशन वाले को, तब तो एफसीएम। सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है बच्चों? तब हमेशा एफसीएम, हमेशा। सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो अनरजिस्टर्ड को देखा तो एफसीएम, अदरवाइज आरसीएम। तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, सॉरी रजिस्टर को दे रहा है, तो आरसीएम, अदरवाइज हर केस में। सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रजिस्टर को दे रहा है तो आरसीएम, अदरवाइज हर केस में एफसीएम। आई बात समझ में आता है यहाँ पे? ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, ये हो गया सारा। अब आ रहा है स्पॉन्सर सर्विस। क्या बोला बच्चों ने? दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय हीरो होंडा, दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय हीरो होंडा। क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल इज स्पॉन्सर बाय हीरो होंडा। तो हीरो जो, अब बताओ पे कौन करेगा? पे कौन करेगा? बीसीसीआई का प्रोग्राम हीरो होंडा स्पॉन्सर कर रहा है, तो कौन पे करेगा? हीरो होंडा बीसीसीआई को पेमेंट करेगा ना, और जो पे करता है वो रिसिपेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो बीसी स्पॉन्सरशिप का मतलब है बीसीसीआई हीरो होंडा को एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रही है। क्या दे रही है बच्चों? एडवर्टाइजिंग सर्विस। ठीक है। अब देखो, अगर हीरो होंडा बॉडी कॉर्पोरेट और फॉर्म है, हीरो होंडा और टैक्सेबल टेरिटरी में, क्या है बच्चों? जब तो आरसीएम, अदरवाइज एफसीएम। तो आरसीएम कब लगता है? रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट और फॉर्म है,
और टैक्सेबल टेरिटरी में जब तो आरसीएम, अदरवाइज एफसी। ओके, अब आता है ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर। क्या बोला मैंने? ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। इन्होंने अपनी जो आर्ट है, फोटो है, बुक है, उसका कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट करा रखा है। और फिर ऑथर पब्लिशर को, म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को, फोटो आर्टिस्ट प्रोड्यूसर को, इनको सेवाएं दे रहा है। तो इनकी सेवाओं पे क्या लगेगा? आरसीएम। क्या लगेगा? लेकिन तो देखो, वैसे तो लॉ में फिक्स कर रखा है कि इस पे आरसीएम लगेगा, तो सप्लायर और रिसिपिएंट बैठ के तय नहीं कर सकते कि छोड़ लो को, हम क्या करते हैं एफसीएम लगा लेते, नहीं। लेकिन आरसीएम चैप्टर में दो ऐसे केस है जहां पे प्रोवाइडर के पास ऑप्शन है, क्या है बच्चों, कि अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले तो उन सेवाओं पे क्या लगेगा? एफसी। एक तो है ऑथर, क्या है बच्चों? ऑथर। तो ऑथर के पास ऑप्शन है, क्या है? ऑप्शन है कि वो आगे हो, देखो साइलेंट मोड में तो आरसीएम लगेगा ऑथर की सेवाओं पे, लेकिन अगर वो आगे होके क्या करवा ले? रजिस्ट्रेशन। कंसर्न ऑफिसर को साल खत्म होने से, स्टार्ट होने से पहले इन्फॉर्म कर दे, क्या कर दे? कि आई विल पे जीएसटी, आई विल, और जो वो रिसिपेंट को इनवॉइस काटेगा उसमें मेंशन कर दे, तो उस केस में कौन लायबल होगा? ऑथर। तो अगर ऑथर ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, क्या कर दे बच्चों? उस केस में क्या होगा? ऑथर इज लायबल टू पे जीएसटी, अदरवाइज क्या लगेगा? आरसीएम। तो सर आपने डायरेक्टर बता दिया, इंश्योरेंस बता दिया, सिक्योरिटी बता दिया, स्पॉन्सर बता दिया, और एक क्या बता दिया? ऑथर के 2 पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट आपने हमको बता दी। अब आ रहा लीगल सर्विस। क्या आ रहा है बच्चों? लीगल सर्विस एक तो कोर्ट देता है जो किसी लॉ में है, तो उस पर तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। एक देता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और एक होता है वकील। क्या होता है बच्चों? वकील। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और कौन? वकील। तो अब इस केस में क्या लॉ बोलता है? तो एक तो बचा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक कौन बचा? इंडिविजुअल एडवोकेट। क्या बोला मैंने? अदर देन सीनियर। क्या बोला मैंने? अदर देन सीनियर एडवोकेट। इसमें बाहर कर दो। एक होता है फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। क्या होता है बच्चों? और एक, इसको सीनियर को बाहर किया था ना, सीनियर। ये जो अब जो आप पढ़ेंगे ना, वो आपको एग्जामिनेशन चैप्टर से पता होना चाहिए। 4 लोग हो गए, कौन कौन? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। अगर ये चारों लोग अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवाएं देते, क्या बोला मैंने? ऐसे लोग जो व्यापार नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, तो जीएसटी ही नहीं लगेगा। अगर ये बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं बच्चों? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10, 20 या 40 से कम था, एज द केस में, तो भी नहीं लगेगा। और ये अगर टर्नओवर क्या था? ज्यादा था, तो फिर लगेगा, लगेगा। और अगर एक और केस है, अगर ये गवर्नमेंट को देते हैं तो भी नहीं लगेगा। तो ये 4 लोग अगर गवर्नमेंट को देते तो नहीं लगेगा, अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते तो नहीं लगेगा, छोटी बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो भी, अगर बड़ी इंक्वायरी होता तो लगेगा, और लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा। तो या तो लीगल सर्विस पे लगता ही नहीं, और लगता है तो फिर आरसीएम। एक तो ये केस है। अब इधर भी आओ, इसमें सीनियर नहीं है, ये दोनों अगर एक दूसरे को देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट ये इसको दे, और या ये इसको, मतलब ये इसको दे, या ये इसको दे, या ये इसको दे, या ये इसको दे, और इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर ज्यादा था, जैसे बिजनेस एंटिटी कर मानेंगे, और लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा। वापस सुन लो, ये दोनों एक दूसरे को दे तो नहीं लगेगा, बट ये दोनों दे और या ये दोनों दे, लगेगा अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर ज्यादा है, और लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा। तो पहले तो तय करो कब नहीं लगेगा, और फिर लगेगा तो कब लगेगा। तो सुन लो, ये चारों, क्या बोला मैंने? ये चारों गवर्नमेंट को देंगे तो नहीं लगेगा, अदर देन बिजनेस एंटिटी को देंगे तो नहीं लगेगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में जिनका टर्नओवर कम था उनको देंगे तो भी नहीं लगेगा, और ज्यादा था तो लगेगा, और लगेगा तो आरसीएम। ये तो भी उधर की बात। अब वापस की बात, अगर ये दोनों एक दूसरे को देंगे तो, लेकिन सीनियर का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब रिसिपेंट का टर्नओवर ज्यादा हो, और फिर लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा। बताइए बच्चों, सर आपने हमको लीगल वाले भी दोनों पॉइंट बता दिए। ओके, तो देखो सर आपने हमको, है ना, स्टेबल का
ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। स्पॉन्सर देखो लीगल के 2 थे, स्पॉन्सर बता दिया। अब गवर्नमेंट का आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? गवर्नमेंट सर्विस। क्या बोला मैंने कहा ना, अब गवर्नमेंट सर्विस, जीटीए सर्विस, इन सब के लिए आपको एग्जम्पशन चैप्टर की क्या होनी चाहिए? नॉलेज। अब गवर्नमेंट सर्विस क्या है? देखो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है ना, उसको हम 3 पार्ट में बांट देंगे। कितने पार्ट में? एक तो 100% एग्जम। क्या बोला मैंने? तो एग्जम्पशन चैप्टर में 12-13 सेवाएं हैं जो एग्जम्प्ट होती है। क्या होती है? उसके अलावा एक होती है पोस्ट ऑफिस की सेवाएं। कौन सी बच्चों? पोस्ट ऑफिस की सेवाएं। एक एयरक्राफ्ट और वेसल को सेवाएं दे रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस की सेवाएं, एयरक्राफ्ट और वेसल को सेवाएं दे रही है, और गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वाली सेवा है। इन 3 को छोड़ दो। कितने को? 3 को। और गवर्नमेंट की अदर सर्विस। क्या बोला मैंने? अदर सर्विस। तो गवर्नमेंट की 12 सर्विसेज तो एग्जम्प्ट होती है, तो एग्जम्पशन चैप्टर बताता है। गवर्नमेंट की 3 सेवाएं कौन कौन सी? पोस्ट ऑफिस, या गवर्नमेंट की एयरक्राफ्ट और वेसल को सेवाएं दी जा रही है, और गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड्स की सेवाएं। तो इन पे तो लगता ही नहीं है, इन पे लगता है और फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। मतलब गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। गवर्नमेंट इज लाइबल टू क्या? पे जीएसटी। अब क्या बच गई? अदर सर्विस। इन सेवाओं के अलावा जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, अगर गवर्नमेंट अदर देन बिजनेस एंटिटी को देती है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस एंटिटी को देती है, किसको देती है? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या 10, 20 और 40 से कम था तो भी नहीं लगेगा। अगर टर्नओवर क्या ज्यादा था, 10, 20 और 40 से क्या था ज्यादा था, लेकिन सर्विस की वैल्यू पूरे साल में 5 से कम थी तो भी लगेगा, और अगर सर्विस की वैल्यू 5000 से ज्यादा तो लगेगा, और लगेगा तो आरसी। क्या है गवर्नमेंट की सर्विस का? अगर गवर्नमेंट की क्या है तो लगेगा ही नहीं। गवर्नमेंट की इन सेवाओं पे टर्नओवर 5000 कुछ मत देखना, लगेगा, और एफसीएम लगेगा। जो इनके अलावा बच गई, इनके अलावा अगर गवर्नमेंट किसको दे रही है? अदर देन बिजनेस एंटिटी को तो नहीं लगेगा। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रही है, किसको दे रही है? जिसका टर्नओवर कम था तो भी नहीं लगेगा। टर्नओवर ज्यादा था बट सर्विस की वैल्यू कम थी तो भी लगेगा, लेकिन सर्विस की वैल्यू क्या थी? ज्यादा, तो आरसीएम लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें से एक को बाहर निकाल देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको बाहर निकाल देना? तो अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे देती है, रजिस्टर्ड को तो आरसीएम, और अनरजिस्टर्ड को एफसीएम। रजिस्टर्ड को तो आरसीएम और अनरजिस्टर्ड को एफसीएम। तो बताओ, ये गवर्नमेंट सर्विस के भी दोनों पॉइंट क्या हो गए? पूरे हो गए। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं नेक्स्ट, जीटीए सर्विस। क्या बोला मैंने? जीटीए। अगर जीटीए एग्जम्पशन चैप्टर में कुछ नोटिफाइड गुड्स बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं? अगर नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा लेता है किसी से भी तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर जीटीए क्या लेता है? नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा, तो उस पर तो जीएसटी। अगर जीटीए भाड़ा किससे ले रहा है? भाड़ा ले रहा है जीटीए ऐसे पर्सन से जो टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है। किसके लिए? और किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं कर रहा तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। ऐसे लोगों से भाड़ा ले रहा है जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी लॉ में, ना तो फैक्ट्री एक्ट में, ना कोऑपरेटिव एक्ट में, ना वो फर्म है, फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, ना वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो 3 केस में तो लगता ही नहीं है। बताओ कब? नोटिफाइड उसके भाड़े पे नहीं लगेगा। भाड़ा किससे ले रहा है? 51 में बताए गए पर्सन से तो नहीं लगेगा। या ऐसे लोगों से भाड़ा ले रहा है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने एक लिस्ट बताई थी, तो भी लगेगा। और अगर इसके अलावा जो केस बनता है वहां लगेगा। अब लगेगा में तो ये तो तय हो गया, लगेगा, ये तो एग्जम्पशन चैप्टर ने बताया। अब इसके लिए 2 चीज है। अगर जीटीए को अपनी परचेज की आईटीसी चाहिए, क्या बोला मैंने? जीटीए को अपनी परचेज की तो रेट लगेगी 12 और लगेगा एफसीएम, और जीटीए को अपनी परचेज की आईटीसी नहीं चाहिए तो रेट लगेगी 5 और आरसीएम। तो जीटीए को अगर अपनी परचेज की क्या चाहिए तो रेट लगेगी और एफसीएम, और आईटीसी तो रेट लगेगी 5 और आरसीएम। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जीटीए के पास ऑप्शन है ऑथर की तरह। क्या है? ऑथर की। वो ऑप्शन एक्सरसाइज करवा ले। क्या कर ले बच्चों?
उस केस में नियम यही लगेगा, बट एफसीएम लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? आगे बात समझ में। और लास्ट है रेंट ए कैब। क्या बोला बच्चों मैंने? देखो एक तो होता है अपन ये ओला में बैठे हैं, वो रेंट थोड़ी है, वो तो फेयर है। रेंट होता है हमने किसी जगह को ले लिया। तो ऐसे जब आप, जैसे आप कहाँ जाते हो, रेंट ऑन बाइक सुना है आपने? जैसे आप वहाँ पे जाते हो, क्या नाम है, हरिद्वार के आगे वो कौन सी जगह है, ऋषिकेश, वहाँ बाइक रेंट पे ले लेते हो। वैसे आपने कैब रेंट पे ले ली। क्या ले बच्चों? एक लंबे पीरियड के लिए ले ली। तो उस केस में नियम क्या है? तो जिसने आपको कैब दी, जिसने आपको, अगर उसको आईटीसी चाहिए अपनी गाड़ियों की, तो रेट लगेगी 12 और क्या लगेगा? एफसीएम। नो आईटीसी, क्या बोला मैंने? नो आईटीसी, नो कैब वाला बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है बच्चों? फिर सामने वाला चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, तब भी क्या लगेगा? एफसीएम। क्या लगेगा? रेट लगेगी 5। अगर कैब वाला क्या नहीं है, नॉट क्या? बॉडी कॉर्पोरेट, सामने वाला भी नॉट क्या? बॉडी कॉर्पोरेट, तब भी एफसीएम और रेट लगेगी 5। लेकिन कैब वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सामने वाला क्या है, तो फिर क्या लगेगा? आरसीएम, रेट लगेगी 5। तो सुनो, रेंट ए कैब में क्या है, अगर उसको आईटीसी चाहिए, किसको? कैब वाले को, तब तो 12 और एफसीएम। आईटीसी तो रेट तो 5 हो जाएगी। अगर वो जो रेंट वाला है आईटीसी नहीं चाहिए बट वो कैब बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है बच्चों, तो हमेशा क्या लगेगा? एफसीएम। सामने वाला कोई भी हो, कैब वाला बॉडी कॉर्पोरेट, कैब वाला बॉडी कॉर्पोरेट और सामने वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो भी एफसीएम। कैब वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बट सामने वाला क्या है, तो आरसीएम और 5%। लेकिन एक ऐसा केस है, तो वैसे इस वाली जब 5% लगता है ना, तो आईटीसी नहीं मिलती। लेकिन कैब वाले ने अगर सिमिलर सर्विस ली है, क्या लिए बच्चों? कैब ही किराए पे लिए, तो उसकी आईटीसी मिल जाएगी, भले ही रेट क्या हो, 5%। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा क्या, और इंपोर्ट और सर्विस पे भी क्या लगता है? आरसीएम। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए। एक दो पॉइंट और आते हैं, वो ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। एक होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, क्या बोला मैंने, अगर रेजिडेंस हाउस किराए पे देता है, रेजिडेंशियल हाउस क्या देता है? किराए, तो उस पर भी क्या लगेगा? आरसीएम। तो वो बात हम आगे और बात करेंगे, एग्जामिनेशन चैप्टर में ज़्यादा बताऊंगा उसके बारे में, बट यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बच्चों। तो आज मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर बताए, इनवॉइस का एक पार्ट, टाइम ऑफ सप्लाई, और एक कौन सा? आरसीएम और एफसीएम। अब जितने भी चैप्टर मैंने बताया एग्जामिनेशन को छोड़कर मैंने सब बता दिए। अब इनके क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।